नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सिंह एकलव्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की कलाएं। तो ये जो कलाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका प्रदर्शनकारी कलाएं और दूसरा होता है रूपंकर कलाएं। ठीक है, तो ये प्रदर्शनकारी कला मतलब ये कि हम अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदर्शनकारी कलाएं कहते हैं। और उसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो गीत, नृत्य, अभिनय, इसको शामिल किया जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका रूपंकर कला। तो रूपंकर कला किसे कहते हैं? कि ऐसे कला जो मनुष्य अपने मनोभावों को आकार देता है, चाहे वो चित्र के माध्यम से हो या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई और दूसरे माध्यम से। जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं कोई वस्तु है, कोई आकार है, उसके माध्यम से अपने मनोभाव को जो आकार देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रूपंकर कलाएं कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की रूपंकर कला पढ़ेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में रूपंकर कलाएँ कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मेनली जो चित्रकला है और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो धातु कला, मिट्टी शिल्प, कास्ट शिल्प, इन सब कलाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चित्रकला के बारे में तो स्टडी जो है हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, और यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो है आपके एक तरह से देखा जाए तो रूपंकर कला, जो मनुष्य अपने मनोभाव को आकार देता है विभिन्न आकृतियों के माध्यम से, चाहे वो आपके मिट्टी में आकार दे, लकड़ी में आकार दे या धातु में आकार दे, किसी में भी आकार दे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कला है वो अभी विकसित हुआ है। हम अगर बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक युग से मनुष्य जो है अपनी भावनाओं को, अपने मनोभावनाओं को कला के माध्यम से आकार देना शुरू कर दिया। अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक मानव की तो छत्तीसगढ़ में आपके सीता बेंगरा की गुफा है। और अगर आप बात करते हैं रायगढ़ ज़िले में तो रायगढ़ ज़िले में है आपके कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा और कबरा पहाड़ में हमको मानव के औजार और हथियार हमको देखने को मिलते हैं। तो वो कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे कि हमको शिकार जो है किस प्रकार से करना है और हमारा जो हथियार है वो किस प्रकार से होना चाहिए। और प्रकृति में उसने जो कुछ भी देखा उसको एक चित्र के माध्यम से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि रॉक पेंटिंग, शैल चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना जो है वो शुरू किया है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं उसके बाद के मानव सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोग जब खुदाई किए तो खुदाई करने के दौरान बहुत सारे ईंटें मिले। तो उसको पता है ना कि ईंटा जो है वो किस प्रकार से बनना है। बहुत सारे मटके मिले, मनके मिले, मोहरे मिले, तो बहुत सारी सामग्रियाँ जो है वो देखने को मिला है। तो उस समय से लेकर के अब तक मनुष्य जो है अपने मनोभावों को पत्थरों पर, मिट्टियों पर, धातुओं पर उकेरते हुए आ रहा है। और वो हमारे लिए एक तरह से एक सुंदर सामग्री होने के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं भी होती हैं। तो चलिए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं इन कलाओं के अंतर्गत कि छत्तीसगढ़ में जो हस्तशिल्प है, हाथों से जिसका निर्माण किया जाता है, वो कौन कौन से है। तो और इससे संबंधित कौन कौन सी जातियाँ जो है या जनजातियाँ जो है इससे जुड़ा हुआ है, जो एक तरह से सुंदर दिखने के लिए और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए जो सामग्री बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने हस्तशिल्पियों की सूची लिखा हुआ है। तो इनमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है शिकारी। शिकारी हम बोल सकते हैं एक तरह से जनजाति है, पारधी जनजाति। तो पारधी जनजाति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शिकारी कहते हैं। और ये जो शिकारी है वो छीन की पत्तियों से चटाई, झाड़ू, खिलौना, फांदा, तो जो भी बनाना जानते हैं इस छीन के पत्तियों से, तो वो बनाने का काम कौन करते हैं? ये शिकारी जनजाति के लोग जो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पारधी। उसके बाद है पटेल, मरार, जो सब्जी बेचने वाले लोग जो होते हैं या सब्जी वगैरह का जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? पटेल और मरार कहते हैं जनरली। तो ये लोग छीन की पत्तियों से रंगीन कागज़ और गत्ते से क्या क्या बनाते हैं? जैसे कि ये लोग बनाते हैं कलसा मोर, जो शादी ब्याह के समय जो कलसा मोर होता है उसको बनाने का काम करते हैं। उसके बाद वर कन्या मोर बनाते हैं। तो ये सब बनाने का काम कौन करते हैं? मरार के लोग करते हैं। उसके बाद है कंडरा। तो कंडरा जो है वो बांस,
इसकी जो सामग्री है वो क्या है, बाँस से। तो बाँस से लोग क्या क्या बनाते हैं, सूपा, बिजना, पर्रा, झांपी, झंझरी, टुकनी, झौहा। तो इस प्रकार की जो सामग्री है वो कंडरा जनजाति के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। पटवा है, तो पटवा लोग जो है पटसन से सूती, रेशमी धागे, मोती और मनके, इसका प्रयोग जो है एक तरह से कच्चे मटेरियल के रूप में करते हैं। और पटसन, सूती, रेशमी धागे, मोती और मनके से ये लोग ककवा, ठीक है, कुंदरा, झाबा, राखी, बंधन और जनेऊ, ये जो सामग्री है ये लोग कौन बनाते हैं, पटवा जाति के लोग बनाते हैं। गड़रिया, गड़रिया किसे कहते हैं, जो भेड़ बकरी पालने वाले लोग होते हैं उसे कहते हैं गड़रिया। तो गड़रिया जो है वो भेड़ के ऊन से कंबल बनाते हैं, कमरा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ी में उसे बोलते हैं कमरा, और एक कमरा मतलब रूम को भी बोलते हैं कमरा, और कुरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर कंबल जो होता है वो ओढ़ने का होता है, वो किससे बनता है, भेड़ के ऊन से। और ये कौन बनाते हैं, गड़रिया जाति के लोग बनाते हैं। केवट, केवट जो मछली पकड़ने वाले लोग जो होते हैं, ये लोग बाँस की तिलियों से, सूती रेशमी धागों से क्या बनाते हैं, चोरिया। चोरिया एक प्रकार से देखा जाए तो मछली पकड़ने का एक यंत्र होता है, या फिर यंत्र बोल सकते हैं कि एक वो सामग्री होता है जिससे मछली जो है वो पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से होता है। चोरिया का एक तरफ का जो मुंह है वो आपके पूरी तरह से खुले रहते हैं, और पीछे की तरफ जो है वो इस प्रकार से रहता है। तो ये क्या होता है, आपका चोरिया होता है। उसके बाद मछली जाल बनाते हैं, फाता बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब बनाने का जो काम है वो कौन करता है, आपके केवट लोग करते हैं। नाई जो है, पुरैन, मोहलैन, महुआ, आम की पत्तियाँ, परसा पान। तो पुरैन है, मोहलैन है, इनका छाल होता है, महुआ पत्ती है, आम की पत्तियाँ हैं, परसा पान है। इससे क्या बनाते हैं, तो नाई मतलब नाव, ठीक है, दोना बनाते हैं, पतरी बनाते हैं, तोरण बनाते हैं। तो तोरण जो है वो आपके आम के पत्तियों से बनाते हैं, आपके मोहलैन है, परसा पान है, महुआ है, इससे क्या बनाते हैं, आपके पतरी बनाते हैं और दोना बनाने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम गांव में बात करते हैं तो गांव में जब कभी भी पूजा होता है तो बाहर से दोना पत्तल जो है नहीं खरीदते, वो नाव को बोल दिया जाता है या नाई को बोल दिया जाता है कि हमारे घर में इस दिन पूजा है, आप उसके लिए इतना दोना और इतना पत्तल जो है वो बना करके रखिए। तो और इसको बाकायदा दोना और पत्तल जो बनाते हैं उससे बाँस के जो सीके होते हैं उससे पूरी तरह से ये सील दिया जाता है। उसके बाद है कोष्टा। तो कोष्टा जो है वो सूती धागे, मतलब इसका जो पारंपरिक व्यवसाय है कोष्टा लोगों का वो कपड़ा बनाने का है। तो कपड़ा किससे बनाते हैं लोग, सूती धागे से बनाते हैं। तो सूती धागे से कपड़ा बनाते हैं और कपड़ा से विभिन्न सामग्री जो है वो बनाई जाती है। उसके बाद है राउत। तो राउत मतलब होता है जो गाय चराने वाले जो लोग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, राउत कहते हैं। सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। ये लोग पटसन है, उसके बाद है बाँस की तिलिया है, मोर पंख है, रंग है, इससे क्या क्या सामग्री बनाते हैं, नोई बनाते हैं, ठीक है। तो नोई एक तरह से इससे भी बनाते हैं नोई। और दूसरा ये कि गाय के जो पूंछ जब बड़े हो जाते हैं तो उसको काटने के बाद जो निकलता है, जो बाल है, उससे भी क्या बनाते हैं, नोई बनाते हैं। सीका, खुमरी, खुमरी मतलब जो सिर में पहनने वाला जो होता है, बहुत रंग बिरंगे होते हैं। और गर्मियों के दिनों में, बरसात के दिनों में आदमी को बचाने का काम करता है। सोहई, ये आपके दीपावली के समय गायों को बांधा जाता है सोहई, एक तरह से सौंदर्य बढ़ाने के लिए। कलगी है, डंडा है। तो डंडा भी जो राउत लोगों का रहता है वो बहुत अच्छे से सजा धजा रहता है, तो वो सजाने का काम करता है। फुलेता है और मड़ई है। तो मड़ई जो है वो केवट लोगों के द्वारा भी बनाया जाता है और यहाँ पर राउत लोगों के द्वारा भी मड़ई का निर्माण जो है किया जाता है। उसी प्रकार सुनार है। तो सुनार तो आप लोग सब जानते हो। तो सुनार लोग जो होते हैं वो आपके सोना, चांदी, तांबा, पीतल, रांगा, ठीक है, और जर्मनी से। तो इससे बहुत सारे आप लोग सामग्री बना सकते हो। जैसे कि आपके अगर सोनार की बात करते हैं तो सोनार का मेन काम क्या होता है भाई, आभूषण बनाने का। तो आभूषण तो बहुत सारे जानते हो। जो कुछ भी आभूषण आप पहनते हो, चाहे वो आप गले में पहनो, हाथ में पहनो, या आप कलाई में पहनो, पैर में पहनो, तो सबको बनाने का काम कौन करता है, सोनार के द्वारा किया जाता है। लुहार, या हम बोल सकते हैं लोहार भी बोल सकते हैं। तो ये लोग लोहा से क्या क्या बनाते हैं, तो लोहा से तो बहुत सारे आपके कृषि के उपकरण या कृषि के औजार बनाते हैं। जैसे कि आपके बोल सकते हैं कि गैती बना रहे हैं, फावड़ा है, नांगर है, बसला है, बिंधना है,
उसके अलावा अगर हम लोहार की बात करते हैं तो लोहार जो है विभिन्न देवी देवता भी बनाते हैं, आपकी बाना भी बनाते हैं, जो एक तरह से शीतला में या गांव के जो देवालय होते हैं उसमें इस प्रकार के देवी देवता जो है वो होते हैं। तो उसको एक तरह से क्या कहते हैं, बाना कहते हैं। तो बाना भी यहाँ पर लोहार के द्वारा भी बनाया जाता है। उसी प्रकार घड़वा एक जाति है जो बस्तर में, जो कोंडागांव जिला है वहाँ पर निवास करती है। तो ये लोग पीतल, कांसा और तांबा से, किससे, पीतल से, कांसा से और तांबा से ये लोग क्या बनाते हैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको अभी कि घड़वा शिल्प किसे कहते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। तो आंगा देव, हाथी, घोड़ा, उसके बाद विभिन्न देवी देवताएं, पशु पक्षी, मानव, ठीक है, बैल, नंदी, बहुत सारे जो सुंदर सुंदर जो सामग्री जो है वो हमको इस घड़वा शिल्प के माध्यम से देखने को मिलता है। उसके बाद है आपके चर्मकार, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोची। तो मोची जो है वो चमड़ा से क्या बनाते हैं, एक तो भंदई बनाते हैं। भंदई को पुरुष लोग अपने पैरों में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, पुरुष लोग अपने पैरों में भंदई को पहनते हैं। जैसे कि हम लोग वर्तमान में देखें ना, सैंडल वगैरह होता है जिसको हम लोग ऐसे चिप के माध्यम से टाइट करते हैं, तो उसी प्रकार ये भंदई होता है जो चमड़ा से बनता है, इसको पुरुष लोग पहनते हैं। और उसके बाद है अख्तरिया। अख्तरिया जो है वो महिला लोग पहनते हैं। ये चीज़ याद रखे रहना, जो महिला लोग पैर में पहनते हैं, जो चमड़े से बना होता है चप्पल, उसे क्या कहते हैं, अख्तरिया कहते हैं। जूता, नहाना, सजुआ। ये नहाना जो है ये किसान लोगों को काम आता है, ख़ास तौर पे जब बैल को हम लोग हल में फांदते हैं या फिर गाड़ा में फांदते हैं, बैलगाड़ी में, तो वहाँ पर ये जो नहाना है वो काम आता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कुर्मी लोग, तो कुर्मी लोग जो है पटसन से, एक तो गोना, कनेरी, नाथ, मुनक्का, डोरी, डोर, कांसड़ा, ठीक है, गर्दवा, नेती, गेरुआ, ये सब सामग्री जो है वो किससे बनता है, ये लोग पटसन से बनाते हैं। तो कौन लोग बनाते हैं, कुर्मी लोग बनाते हैं। तो ये आपके गोना, कनेरी, नाथ, मुनक्का, डोरी, डोर, आपके गर्दवा, नेती, गेरवा, ये एक तरह से देखा जाए तो आपके जो पशु है उसको बांधने का काम आता है। डोर तो बहुत बड़ा होता है, तो गांव में जब फसल की कटाई होती है और उसको किसी कोठार में पहुंचाना होता है तो बैलगाड़ी में भर करके उसको पहुंचाते हैं, तो उसको फसल को बांधने का काम जो होता है वो डोर करते हैं। उसके बाद आपके गेरुआ, जो पशुओं को बांधते हैं रस्सी से, जिस रस्सी से हम लोग पशुओं को बांधते हैं उसे गेरुआ कहते हैं। उसी प्रकार नाथ है, नथने का काम करते हैं पशुओं को। तो इस प्रकार के जो सामग्री है, या हम बोल सकते हैं कि ये जो जातियाँ हैं वो विभिन्न सामग्री से विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं जो है वो बनाते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के शिल्पकार लोग हैं। चलिए अब देखते हैं विभिन्न शिल्प के बारे में। जैसे कि हम लोग अब देखेंगे मृदा शिल्प, ठीक है, कि मिट्टी से कौन कौन सी सामग्री जो है बनती है, जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होता है और हमारे धार्मिक जीवन से भी संबंधित होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे काष्ठ शिल्प। तो काष्ठ शिल्प के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो लकड़ी से क्या क्या बनता है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके घोटुल स्तंभ, ठीक है, आपके सेमर स्तंभ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मृतक स्तंभ। मृतक स्तंभ भी एक तरह से देखा जाए तो आपके लकड़ी वगैरह से बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेघनाथ खम्भ, ठीक है। तो ये सब किससे बनता है, आपके लकड़ी से बनता है। उसके बाद हम लोग तीर धनुष भी देखेंगे। तीर धनुष भी क्या किससे बनता है, आपके लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। पत्ता भी एक तरह से देखेंगे, पत्ता शिल्प के बारे में। उसके बाद हम लोग धातु शिल्प देखेंगे। तो धातु शिल्प के अंतर्गत हम लोग आपके ढोकरा क्राफ्ट, ठीक है, ढोकरा कला के बारे में हम लोग देखेंगे कि ढोकरा कला जो है वो किसे कहते हैं और इसको बनाते कैसे हैं। उसके अलावा हम लोग धातु में हम लोग लौह शिल्प भी देखेंगे कि लोहा से किस प्रकार की सामग्री जो है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती है, हमारे धार्मिक जीवन से संबंधित होता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रस्तर शिल्प के बारे में, मतलब पत्थर से क्या क्या सामग्री जो है हमारे लिए बनता है। उसके बाद हम लोग तुम्बा शिल्प,
या फिर हम बोल सकते हैं इसको तुमा, है ना। उसके बाद हम लोग जो है वो कौड़ी। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इन सब सामग्रियों से क्या क्या चीज़ें जो है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने लायक सामग्री जो है वो बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मृदा शिल्प के बारे में। ठीक है, तो मृदा शिल्प को आदि शिल्प कहते हैं। आपके डॉक्टर हीरालाल शुक्ल लिखते हैं कि मृदा शिल्प जो है वो एक तरह से आदि शिल्प है, और मनुष्य ने सबसे पहले अगर किसी को आकार दिया है तो वो किसको दिया है, वो मिट्टी को आकार दिया है। तो एक कहावत है कि त्रेता युग में सबसे पहला एक मिट्टी का घड़ा बनाया गया था, और वो मिट्टी का घड़ा कब बनाया गया था, शिव और पार्वती के विवाह के समय। तो एक पूर्ण घट जो बनाया गया था, जो सबसे पहले, जिसको हम लोग मिट्टी शिल्प के नाम से जानते हैं, तो वो कब बना है, आपके त्रेता युग में बना है, शिव और पार्वती के विवाह के समय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे चल करके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान हमको क्या मिले, ईंट मिले। ईंट भी किससे बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले, मोहरे मिले, ठीक है, और बहुत सारे दैनिक जीवन की सामग्री जो है हमको इस सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला हुआ है। तो ये सारे के सारे जो सामग्री जो सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मौर्य काल, उसके बाद हम गुप्त काल, तो बहुत सारे पीरियड में हमको बहुत सारे सामग्री जो है वो देखने को मिलता है। वो सब किससे बनता है, आपके मिट्टी से बना हुआ है। तो इसी कारण से हीरालाल शुक्ल क्या लिखते हैं कि मिट्टी शिल्प जो है वो एक तरह से आदि शिल्प है, और मनुष्य ने सबसे पहले अगर किसी को रूप दिया है, आकार दिया है, तो वो किसको दिया है, इस मिट्टी को ही दिया हुआ है। और अभी अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में बहुत सारे केंद्र हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि राजस्थान है, राजस्थान का टेराकोटा बहुत ज़्यादा फेमस है। पश्चिम बंगाल का टेराकोटा बहुत ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र में गणेश की मूर्तियाँ बहुत अच्छे से बनता है। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है, तो बस्तर का टेराकोटा वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बस्तर का जो टेराकोटा है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इस मिट्टी से दैनिक जीवन की उपयोगी सामग्री जो है वो क्या क्या बनाते हैं। एक तो हम लोग बना सकते हैं कढ़ाई, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो पानी का बोतल भी बना हुआ है, पानी का बोतल, ठीक। उसके बाद हम लोग तवा बना सकते हैं, कनौजी बना सकते हैं। ये तो दैनिक जीवन की उपयोगी सामग्री है। लेकिन अगर हम विभिन्न पर्वों की बात करते हैं तो विभिन्न पर्वों में हम लोग जैसे देखते दीपावली है, तो दीपावली में यहाँ पर आपके दिया बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्वालिन बनाए जाते हैं, ग्वालिन दिया बनता है, ग्वालिन बनता है। उसके बाद अगर हम बनते हैं वहाँ पर बड़े बड़े और कलसा वगैरह बनते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मटका, ठीक। उसके ऊपर ढकने का पात्र जो है वो इसी से बनाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसे कि विभिन्न पर्व है, जैसे कि आपके गणेश चतुर्थी है, आपके नवरात्र है, आपके सरस्वती पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, तो उसमें भी अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे देवी देवताओं की मूर्तियां जो है वो किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। तो इसी कारण से मिट्टी शिल्प जो है वो एक तरह से हमारे आदि शिल्प है। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो कुम्हार जाति के लोग हैं वो दैनिक जीवन में उपयोगी सामग्री के साथ साथ आपके धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई सामग्री का भी निर्माण जो है वो इस मिट्टी से करते हैं। अब पोला की बात करते हैं तो पोला में नंदी बनाए, बैल बनाए, नंदी है, नांदिया बैला जिसे कहते हैं, उसके बाद पोरा है, चुकी है, तो ये सब बनता है, ठीक। तो बस्तर में, बस्तर का जो टेराकोटा है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वहाँ पर जितने भी मिट्टी से आकृतियाँ बनाई जाती है या कलाकृतियाँ बनाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा सजीव होता है। ऐसा लगता है जैसे मानो कि ये अभी इसमें जान डालने की देर है, और जान डालने के बाद ये भी कैसे करेगा, दौड़ने लग जाएगा। तो बस्तर की अगर हम बात करते हैं तो बस्तर में है आपका नगरनार, ठीक
ठीक है ना। उसी प्रकार आपके कोंडा गांव का कुम्हारपारा, ठीक है, और नारायणपुर, ठीक है, एड़का। तो ये जगह जो है वो टेराकोटा के लिए या मृदा शिल्प के लिए हमारे छत्तीसगढ़ जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और मिट्टी पर कार्य करने वाले जो परंपरागत जाति है वो कौन सा है? कुम्हार। तो कुम्हार को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है आपके मृदा शिल्प। आपके खिलौने वगैरह भी सब इससे बनते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियाँ, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियाँ सब जो है मिट्टी से बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं काष्ठ शिल्प। अब क्या देख लेते हैं हम लोग? काष्ठ शिल्प देख लेते हैं। तो काष्ठ अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक तरह से काष्ठ शिल्प की समृद्ध परंपरा रही है। और प्रोफेसर हीरालाल शुक्ल क्या लिखते हैं कि लकड़ी पर विभिन्न रूपाकारों को उकेरने की कोशिश मनुष्य ने आदिम युग से ही शुरू कर लिया था। डॉक्टर हीरालाल शुक्ल क्या लिखते हैं कि मनुष्य ने अपने विभिन्न रूपाकारों को लकड़ी पर उकेरने की जो कोशिश है वो आदिम युग से ही शुरू कर लिया था। और उसके उदाहरण हमको क्या देखने को मिलता है कि जब से मनुष्य ने घरों में रहना शुरू किया है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्थायी निवास बना करके रहना शुरू किया है, तब से ये लोग लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि घरों में स्थायी निवास बनाते हैं तो हमारे कितने भी खिड़की दरवाजे होते हैं, आपके फर्नीचर होते हैं, सोने का जो पलंग होता है, बेड होता है, वो सब लकड़ी के बने होते हैं। घरों में छोटे छोटे मंदिर भी बनाए जाते हैं, तो मंदिर भी किसका बना होता है? आपके लकड़ी का बना होता है। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं तो विभिन्न देवी देवता है, तो विभिन्न देवी देवताओं का निर्माण भी किससे किया जाता है? आपके लकड़ी से किया जाता है। तो विभिन्न देवी देवता अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बस्तर दशहरा है, तो बस्तर दशहरा में जो कांटों का झूला बनाया जाता है, तो एक तरह से वो झूला जो है वो लकड़ी का होता है, और उसमें जो कांटे बिछे होते हैं वो बेल का कांटा होता है, वो भी तो एक तरह से लकड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उकेर रहा है और इस प्रकार से ये जो आपके काष्ठ शिल्प है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो दैनिक जीवन की उपयोगी सामग्री और साथ ही साथ विभिन्न धार्मिक जीवन से जुड़ी जो सामग्री है वो सब हमको इस काष्ठ शिल्प के माध्यम से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दैनिक जीवन से संबंधित कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं। जैसे कि अगर हम लोग घर में हंसिया यूज करते हैं, तो हंसिया किस लिए यूज़ करते हैं? किसी मतलब सब्जी वगैरह है उसको काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हंसिया का जो बेड बना होता है वो कैसा होता है? आपकी लकड़ी का बना होता है। तो नॉर्मल लकड़ी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे डिज़ाइन, बेल बूटे, है ना, आपके पशु पक्षियों की आकृतियाँ, मानव की आकृतियाँ, ये सब हमको देखने को मिलता है। आपकी कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी का भी बेट हम लोग देखते हैं, तो कुल्हाड़ी के बेट में भी बहुत सारी आकृतियाँ हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार है। उसके बाद आपके खिड़की, दरवाज़ा, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि फर्नीचर, है ना, टेबल, कुर्सी, ये सब जो है वो किससे बने होते हैं? आपके लकड़ियों के बने होते हैं। देवी देवता जो है कांटों के झूलों में झूल रहा है, बहुत सारे आपके देव है, वो सब किससे बने होते हैं? आपके लकड़ियों के बने होते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो है लकड़ियाँ हैं वो और क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं तो आपके सरगुजा की अनगढ़ मूर्तियाँ हैं। तो सरगुजा की जो अनगढ़ मूर्तियाँ हैं वो भी एक तरह से देखा जाए तो लकड़ियों का बना होता है। रायगढ़ का जो शिल्प है, रायगढ़ में भी जो शिल्प जो फेमस है वो भी किसका बना होता है? आपका लकड़ी का ही बना होता है। बस्तर का शिल्प, बस्तर के काष्ठ शिल्प तो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप बस्तर में जाओगे और पुराने मंदिर वगैरह देखोगे तो वहाँ की जो दरवाजे हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से कलाकृति उसका देखने के लायक होता है। बहुत जीवंत उदाहरण हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और बस्तर का जो मानव संग्रहालय है, जगदलपुर में जो मानव संग्रहालय है, वहाँ पर हमको आदिवासियों के द्वारा जो काष्ठ कलाकृति है उसके सुंदर उदाहरण हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आदिवासियों के तीर धनुष भी हैं, तंबाकू के डिब्बे हैं, कंगी वगैरह जो बनाए रहते हैं
वो सब चीज़ हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन जो लकड़ी है उसको विभिन्न जनजातियों के द्वारा अपने एक प्रतीक के रूप में या पर्व और पूजा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है या काष्ठ शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हम लोग यहाँ पर आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपके मेघनाद खंभ। या मेघनाद स्तंभ भी बोल सकते हैं। तो कोरकू जनजाति के द्वारा ये काष्ठ शिल्प या मेघनाद खंभ जो है वो स्थापित किया जाता है। तो ये जो मेघनाद खंभ जो होता है वो 5 से 7 फीट ऊंचा, ठीक है, आपका मोटा और एक तरह से क्या होता है, गोल आकृति होता है। और ऊपर जो है लकड़ी का जो ऊपर होता है उसको गर्दन की तरह से एकदम से गोल उकेरा जाता है। और इस मेघनाद खंभ को गांव की जो मुख्य सीमा होता है वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। क्यों स्थापित किया जाता है? क्योंकि मेघनाथ जो है वो कोरकू जनजाति को एक बार बड़ी विपत्ति से बचाया था और इसी कारण से कोरकू जनजाति जो है मेघनाथ को अपना रक्षक मानती है। और ग्राम की सीमा में स्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राम की सीमा में है तो कोई भी बुरी आत्मा या दुष्ट आत्मा या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा प्राणी जो गांव को नुकसान पहुंचा सकता है वो गांव में प्रवेश ना करे। उससे हमारी रक्षा कौन करेगा? मेघनाथ करेगा। इस कारण से मेघनाद खंभ जो है वो गांव की सीमा पर स्थापित किया जाता है। और यही जो मेघनाद खंभ होता है, जब ये लोग खंभ स्वांग करते हैं, तो खंभ स्वांग कब करते हैं? खंभ स्वांग करते हैं आपके नवरात्र से लेकर के आपके कार्तिक एकादशी तक। उस खंभे के आसपास ये लोग नृत्य करते हैं, प्रहसन करते हैं, उसी को खंभ स्वांग कहते हैं। उस समय भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। उसके बाद है आपका घोटुल स्तंभ। ये दूसरा है। तो घोटुल स्तंभ, तो घोटुल की जो परंपरा है वो मुड़िया जनजाति में है, ठीक है। तो गांव के मध्य में घोटुल होता है जहां पर अविवाहित युवक और युवतियों को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दिया जाता है। तो उसके बीच में जो खंभ स्थापित किया जाता है उसे कहते हैं घोटुल स्तंभ कहते हैं। तो ये जो घोटुल स्तंभ होता है वो आपके 5 से 7 फीट ऊंचा होता है। 5 से 7 फीट ऊंचा होता है, मोटा होता है और इसको गोल भी बनाते हैं, चौकोर भी बनाते हैं। ये जैसा सुविधा हो वैसे हिसाब से इसको बनाया जाता है। तो इसके ऊपर में, इस घोटुल स्तंभ के ऊपर में लालटेन रखने का भी जगह होता है। और इसके नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं इस स्तंभ में, तो विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियाँ, मानव की आकृतियाँ, युवक युवतियों की आकृतियाँ, गायों की आकृतियाँ, शिकार की आकृतियाँ, जितने भी बेल बूटे हैं सबकी आकृतियाँ जो है इस घोटुल स्तंभ में हमको देखने को मिलता है। तो एक तरह से ये मुड़िया जनजाति का घोटुल स्तंभ जो है बहुत ज़्यादा फेमस होता है और इस प्रकार की आकृति जो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद है सेमल स्तंभ। कौन सा स्तंभ? सेमल स्तंभ। तो सेमल लकड़ी से ही, है ना, सेमल लकड़ी से ही ये सेमल स्तंभ की स्थापना जो है वो भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति? भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो होली के अवसर पर गांव के जो सबसे महत्वपूर्ण जो जगह होता है, चबूतरा होता है, वहीं पर सेमल स्तंभ की स्थापना करते हैं और उसी के आसपास भतरा जनजाति के लोग जो है वो डंडारी नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? डंडारी नृत्य जो है इसी सेमल स्तंभ के आसपास भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है और बहुत ही अच्छा कलाकृति होता है। गुंबद के जैसा इसका जो आकार है वो होता है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो इस सेमल स्तंभ को विजय स्तंभ के रूप में भी स्थापित किया जाता है। तो ये 3 चीज़ हो गया जो लकड़ी से बना हुआ है, मेघनाथ स्तंभ, है ना, घोटुल स्तंभ और सेमल स्तंभ। उसके बाद है कंघी कला। कंघी भी लकड़ी से बनता है। आजकल तो आप लोग विभिन्न कंघी भी देखने को मिलता है आपको, जो प्लास्टिक से बने होते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर कंघी के बारे में जो पढ़ेंगे वो बस्तर के, खास तौर पे मुड़िया जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे।
क्योंकि ये जनजाति अपने आप को सजाने के लिए या बालों को सजाने के लिए ये लोग कंघी का इस्तेमाल करते हैं। तो कंघी ऐसे नॉर्मल कंघी नहीं होता, इसमें बहुत सारे मीणाकारी है ना कलाकृति जो है वो इसमें खुद ही रहती है और लगाने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आती है आपकी मुड़िया जनजाति की युवतियाँ। तो ये भी कंघी जो है किसका बना होता है, आपका लकड़ी का बना होता है। और बंजारा जाति के लोग जो है, ठीक है, बंजारा जाति के लोग जो है वो कंघी बनाने में बहुत ज़्यादा दक्ष होते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस कास्ट से ही, तो लेते हैं तीर धनुष। तीर धनुष, तो तीर धनुष भी किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। तो ये जो तीर धनुष है वो आपके बांस, लकड़ी, मोर पंख और लोहा, इससे ये तीर धनुष जो है वो बनाए जाते हैं। अब ये जो तीर धनुष रखने के पीछे ये मान्यता है कि शिकार करने के लिए और आत्म सुरक्षा के लिए ये लोग हमेशा तीर धनुष रखते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ी कोरवा और आपके कमार जनजाति जो है वो तीर धनुष चलाने में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। एक पहाड़ी कोरवा और दूसरा जो है वो कमार जनजाति के द्वारा तीर धनुष जो है वो चलाया जाता है। तो तीर धनुष भी देखे होंगे कि बहुत ही सुंदर ढंग से ये लोग जो है वो तीर धनुष बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बांस शिल्प, तो बांस शिल्प के अंतर्गत कौन कौन से होंगे, क्योंकि भाई अगर हम बात करते हैं बांस के बारे में तो हमारे छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर की तरफ और एक उत्तर की तरफ, और हम बात करते हैं तो पश्चिम में आपके राजनांदगांव का जो क्षेत्र है जिस पे मैकाल पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ पर बांस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बांस से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो बांस से हम लोग एक तो दैनिक जीवन की सामग्री जैसे कि आपके सूपा, तो ये भी एक तरह से लकड़ी ही है ना, तो ये सब कास्ट शिल्प के अंतर्गत ही आ रहा है। तो सूपा है, चरिया है, झौहा, ठीक है, ये सब बना सकते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं बांस के बारे में, तो बांस से सोफ़ा सेट वगैरह भी बन रहा है, हमारे फर्नीचर वगैरह भी ये बांस से बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कास्ट से कौन कौन सी आकृति जो है, कौन कौन सी सामग्री जो है वो बन सकती है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने के साथ साथ हमारे धार्मिक जीवन और हमारे सांस्कृतिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इन कलाकृतियों के पीछे हमारी जो मूल भावना होती है कि वो हमारी जो संस्कृति है उसको हमको प्रवाहमान करना है। अब ये इसी के अंतर्गत हम ले लेते हैं आपके कास्ट शिल्प, हालांकि वो एकदम से कास्ट नहीं है लेकिन उसी तरह से है, वो है आपका पत्ता शिल्प, ठीक है। तो पत्ता शिल्प, तो पत्ता अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपके सरगी है, सियाड़ी, पलास, तेंदू, आम, महुआ, चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल देख लेते हैं कि क्या है कैसा है। तो एक है आपके पलास, ठीक है। तो पलास के जो पत्ते हैं उससे क्या बनता है, आपका दोना बनता है, पत्तल बनते हैं। दोना और पत्तल जो है इस पलास से बनाए जाते हैं, जिसको जो बांस के जो सुइयाँ हैं है ना, उससे हम लोग इसको सी देते हैं। तो बांस के जो छोटे छोटे जो काड़ी होते हैं उससे इसको सिलने का काम करते हैं, तो पलास से बनता है। और तेंदू पत्ता से भी क्या बनाया जाता है, आपका दोना पत्तल, दोना अलग होता है, पत्तल अलग होता है। तो ये इस प्रकार के दैनिक जीवन की उपयोगी सामग्री जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। आम है, आम के पत्तों को हम लोग पूजा के समय कलश में रखने का काम करते हैं, है ना, पूजा के टाइम, पूजा के समय कलश में रखते हैं। और उसी प्रकार इसका तोरण बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। पूजा के समय देखे होंगे कि आप लोग इसका तोरण वगैरह बनाते हो, और ये भी देखे होंगे जब आप लोग छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे तो फिलफिली बना करके, ठीक है, ऐसे उसमें क्या बोल सकते हैं उसको, बबूल का कांटा है, तो बबूल के कांटे को फंसा करके उसमें हम लोग फिलफिली बना करके पूरा दौड़ते भागते रहते थे। तो महुआ पत्ता इससे हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर आता है आपके सियाड़ी पत्ती, ठीक है। तो ये जो सियाड़ी पत्ता जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है,
जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, एक तरह से बहुत बड़ा आपका कोट बना सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सनहा। ये जो सनहा है ये होता है आपका बरसाती कोट। सनहा को क्या बोलते हैं, बरसाती कोट बोलते हैं। और एक बनता है इस याड़ी से छतोड़ी। जिस प्रकार से खुमरी होता है उसी प्रकार से ये छतोड़ी भी होता है। तो छतोड़ी को ओढ़ लो और सनहा को पहन लो, फिर उसके बाद कितने भी पानी गिरे बस्तर के आदिवासी लोग आराम से अपना जो कृषि कार्य है, अपना दैनिक जीवन का जो कार्य है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है, इस प्रकार की जो सामग्री जो है हमको इस पत्ता शिल्प के माध्यम से देखने को मिलता है। तो दो हम लोग देख लिए, एक मृदा शिल्प और दूसरा है आपका कास्ट शिल्प। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आपके धातु शिल्प। धातु शिल्प, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न धातुओं को शिल्प में परिवर्तित करने की जो कला है वो आदिम समय से ही है। अगर हम बोलें कि एक तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता के ज़माने से ही छत्तीसगढ़ के लोग जो है धातुओं को विभिन्न कलाकृतियों में परिवर्तित करना जानते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी हम इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं तो बस्तर का घड़वा जनजाति, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम बात करते हैं रायगढ़, ठीक है, तो रायगढ़ का है झारा। ये दोनों जो है आपके धातु शिल्प के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सरगुजा, तो सरगुजा में आपके मलार, कसेर और भरेवा, ये तीन जातियां हैं जो धातु शिल्प का काम करती हैं। और उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं लोहार, तो लोहार जो है पूरे छत्तीसगढ़ में लौह शिल्प का काम करते हैं, ठीक है। विभिन्न कलाकृति बनाने का काम जो है वो छत्तीसगढ़ में वो लोहार जाति के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर बस्तर में घड़वा है, रायगढ़ में झारा है, सरगुजा में मलार, कसेर और भरेवा है। और लोहार जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में एक तरह से देखा जाए तो प्रमुख धातु शिल्पी है। ये लोग हमारे छत्तीसगढ़ के क्या हैं, प्रमुख धातु शिल्पी हैं, ये चारों इतने लोग जो है। अगर हम इसमें अगर बात करते हैं तो मलार और कसेर ये दोनों जो है वो बर्तन बनाने वाले हैं। ये सरगुजा के क्षेत्र के हैं, बर्तन बनाने वाले, ठीक है। जैसे कि कसेर है, ताम्रकार जो सरनेम लिखते हैं, जहाँ आपके बर्तन दुकान वगैरह होते हैं तो वो आपके कसेर होते हैं। और उसी प्रकार से ये मलार जो है सरगुजा के क्षेत्र में मूर्तियाँ बनाने में, धातु की मूर्तियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर हम धातु शिल्प की बात करते हैं तो एक आपके लौह, इसके अंतर्गत आएंगे आपके तांबा, पीतल, ठीक है, कांसा। आपका तांबा और टीन का जो मिश्रण होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। तो ये कांसा जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि अब कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख है वो है आपका ढोकरा क्राफ्ट, ठीक है ना। एक्चुअल में उसका नाम क्या है, ढोकरा क्राफ्ट है। अलग अलग जातियों के द्वारा इसको बनाया जाता है, इस कारण इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन मेन जो है वो है आपका ढोकरा क्राफ्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि ढोकरा कला। तो इसमें कैसे होता है, आपको जो भी कलाकृति बनानी है तो सबसे पहले मोम से, जो प्राकृतिक मोम है उससे उसकी कलाकृति बनाई जाती है। प्राकृतिक मोम मतलब हम बोल सकते हैं कि एक तरह से आपके जो शहद वगैरह है, तो शहद वगैरह का जो छाता होता है वो मोम ही होता है, प्राकृतिक मोम है। तो उससे क्या बनाते हैं, हमको जो भी कलाकृति बनाना है उसका कलाकृति बना देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी लपेट देते हैं। हम मिट्टी लपेटने के बाद हमको उसको आग की भट्टी में डाल देते हैं पकने के लिए। जब वो पूरी तरह से पकता है तो गर्म होकर के मोम जो है पिघल जाता है और उसके स्थान पर क्या हो जाता है, सिर्फ कलाकृति जो खाली जगह है जो हो रह जाती है।
और पिघली हुई धातु को हम जो है उसके अंदर डाल देते हैं और जमाने के बाद मिट्टी को उससे अलग कर देते हैं। तो हम जिस प्रकार की कलाकृति मोम में बनाए हैं उसी प्रकार की कलाकृति जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। समझ गए ना? जिस प्रकार की कलाकृति हम लोग बनाए हैं उसी प्रकार की कलाकृति जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं? ढोकरा क्राफ्ट कहते हैं। तो ये मोम क्षय पद्धति से बना हुआ है और इसी पद्धति से सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकांश जो मूर्तियाँ हैं वो बनी हुई है। जैसे कि हम एक देख सकते हैं कि एक नृत्य करती हुई नारी का चित्र हमको मिलता है, इस प्रकार से कमर पकड़ी हुई है, तो वो चित्र भी हमको देखने को मिलता है। तो वो भी एक तरह से क्या है? ढोकरा क्राफ्ट है। और छत्तीसगढ़ में ढोकरा क्राफ्ट कब से चला आ रहा है? बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो अलग अलग जातियों के द्वारा इसको बनाया जाता है, इसी कारण इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुंडा गांव का घड़वा है तो इसको घड़वा कला कहते हैं, घड़वा जाति के लोग इसको बनाते हैं, इस कारण से घड़वा कला कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से कलाकार फेमस है? मानिक घड़वा, सुखचंद, पदुम और जयदेव बघेल। ये बहुत फेमस है, मानिक, सुखचंद, पदुम और जयदेव बघेल। ये आपके जयदेव बघेल और आपके मानिक घड़वा जो है आपके मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताएंगे इन सब के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं रायगढ़ में, तो रायगढ़ में है आपके झारा, तो गोविंद राम झारा और रामलाल झारा। गोविंद राम झारा और रामलाल झारा। ठीक है, एक चीज़ देखना, जहाँ पर ये ढोकरा क्राफ्ट विक्रय केंद्र होगा वहाँ पर आपको चिटकू मिटकू लिखा होगा। ठीक है ना, ये चिटकू मिटकू लिखा होगा। तो ये चिटकू मिटकू कौन है? ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कहानी इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इन दोनों की लव स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी कारण से जितने भी ढोकरा क्राफ्ट वाले लोग होते हैं, अपने लगभग जहाँ पर ये कलाकार लोग रहते हैं वो अपने आप को चिटकू मिटकू के गाँव के कहते हैं और उसके दुकान के ऊपर में भी चिटकू मिटकू भी लिखा रहता है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलता है। ठीक, उसी प्रकार अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये जो घड़वा कला बनता है या ढोकरा क्राफ्ट जो बनता है, ठीक है, इसमें क्या क्या बनाया जाता है? आपके विभिन्न देवी देवता बनता है, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि विभिन्न पशु पक्षी है बनता है, आपके लता है, मानव है, तो बहुत सारी आकृति जो है इसमें बनाई जाती है। उसके बाद देखते हैं लौह शिल्प। तो लौह शिल्प पर कार्य करने वाले जो प्रमुख जाति है वो है लोहार, या इसको लुहार भी कहते हैं। तो अंचल अंचल में बोली भाषा में फ़र्क हो जाता है, इसी कारण से इसके अलग अलग नाम जो है वो पड़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इस लोहा से या ये लोहार लोग जो है वो लोहा से दैनिक जीवन की बहुत सारी सामग्रियाँ, उसके साथ साथ देवी देवताओं और विभिन्न धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी सामग्रियों का निर्माण जो है इस लोहा से करते हैं। अगर हम दैनिक जीवन की सामग्री की बात करते हैं तो दैनिक जीवन में हम लोग हंसिया इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके रापा है, कुदाल है, ठीक है, गैंती है, तो ये सब चीज़ें आपके हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न देवी देवता, अगर गांव के आप शीतला में जा कर के देखोगे तो वहाँ के जो देवी देवता जो बने रहते हैं वो किसके बने होते हैं? लोहा के बने होते हैं। उसी प्रकार अगर बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर में जो देवगुड़ी परिसर होता है, देवगुड़ी परिसर, तो उस देवगुड़ी परिसर को भी देखोगे तो जितने भी देवी देवता बने रहते हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? वो लोहे के बने होते हैं। तो इस प्रकार से, और उसके अलावा हम बात करते हैं तो घर को सजाने के लिए आपके लोहे से बहुत सारी आकृतियाँ जो है वो बनाई जाती है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो लौह शिल्प जो है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सामग्री के साथ साथ हमारे धार्मिक और हमारे सांस्कृतिक जीवन से भी जुड़ी हुई है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तर शिल्प, अब ये धातु शिल्प हो गया। अब धातु शिल्प के बाद अब हम बात करते हैं प्रस्तर शिल्प के बारे में। प्रस्तर शिल्प, प्रस्तर शिल्प मतलब क्या होता है? आपके पत्थरों को आकार देना, पत्थरों को तोड़ तोड़ कर काट काट कर आकार देना। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करते हैं
तो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के वर्तमान तक आपके प्राचीन समय में जितने भी मूर्तियाँ सब बनती थी वो सब आपके पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, दैनिक जीवन की सामग्रियाँ मिली है, जैसे कि आपके सिलबट्टा। तो सिलबट्टा का उपयोग तो आज भी हम करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो किससे बनता है, आपके पत्थरों से बनता है। एक जितेंद्र की मूवी आया था, गीत गाया पत्थरों ने, उसने एक बहुत ही सजीव और बहुत ही सुंदर मूर्ति का निर्माण किया था पत्थर से। एक औरत जो है वो बैठी हुई, आंख बंद किए हुई है, और उसके गोद में एक बच्चा है। तो ये चीज़ें जो है हमको देखने को मिलता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में प्रस्तर के अलग अलग आपके मूर्ति जो है हमको देखने को मिलता है। आपके जितने विभिन्न देवालय हैं जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वो सब पत्थर के बने हुए हैं। राजीव लोचन महाराज जो काले ग्रेनाइट पत्थरों का बनाया हुआ है। तो विभिन्न देवी देवताओं जो है वो आपके पत्थर से बने हुए हैं। और दैनिक जीवन के सामग्री भी हम लोग देखते हैं तो पत्थर से ही बने हुए हैं। तो एक सिलबट्टा हो गया। और दूसरा अगर हम बात करते हैं घरों में होता है जांता। तो जांता जो है वो आपके गेहूँ या चावल पीसने का काम आता है, आटा बनता है। तो ये चीज़ें जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके बहुत अच्छे कलाकार हैं गेंदराम सागर। ठीक है, तो ये गेंदराम सागर जो है वो जांजगीर चांपा जिले के निवासी है। उसके बाद हम बात करते हैं तुम्बा शिल्प, या हम बोल सकते हैं इसी तुम्बा को तुमा कहते हैं। ठीक है, तो तुमा को खाने के बजाय उसको पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उसके ऊपर का जो आवरण होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर और मजबूत हो जाता है। अब कठोर और मजबूत होने के बाद उसके अंदर की सामग्री को निकाल दो और उसके बाद आप जो सामग्री बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो जैसे कि हम तुमा से बता सकते हैं कि एक तो पानी बॉटल बनता है। लौकी देखे होंगे, लौकी को सुखाने के बाद निकाल देंगे तो ऊपर हम लोग पानी बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार लैंप बनता है। ठीक है, बीन आप लोग सुने होंगे, जब कभी भी बीन बजता है तो नाग जो है वो बिल से बाहर आ जाता है। तो वो बीन भी किससे बनता है, ये आपके इसी तुम्बा से ये बीन बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें जो है आपके इस तुम्बा से बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कौड़ी। ठीक है, तो कौड़ी शिल्प, तो कौड़ी से क्या क्या चीज़ें जो हैं या क्या क्या दैनिक जीवन की सामग्री जो है वो बनती है। तो हम लोग देखे होंगे कौड़ी, ऐसे तो कौड़ी तो सभी लोग देखे होंगे। कौड़ी जो होता है एक तरह से मोलस्का होता है ना, ये समुद्र में पाया जाने वाला जीव है और मोलस्का होता है ये। तो इससे हम लोग बहुत सारे सामग्री बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग माला बना सकते हैं। ठीक है, माला बना सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कौड़ी का प्रयोग तो पहले समय में आपके लेन देन में भी होता था। तो इस प्रकार की सामग्री जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बहुत ही ये सुंदर होता है, सफ़ेद जैसा सफ़ेद होता है। तो बहुत ही सुंदर जो है जिससे हम लोग सामग्री जो है बना सकते हैं। एक चीज़ ये है कि कभी कभार हमारे क्वेश्चंस वनडे एग्ज़ाम में पूछते हैं, एक क्वेश्चन आते रहता है कि इनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं जो बांस शिल्प में दक्ष नहीं हैं, या बांस शिल्प में दक्ष कलाकार कौन कौन से हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि बांस शिल्प में दक्ष कलाकार जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं। तो एक है आपका कंडरा, बंसोड़, पान बरेजा, धनवार, कमार, बैगा, कोरवा, मांझी, दोरला, अबुझ, माड़िया और मुड़िया। ये जनजाति लोग जो है ये बांस शिल्प में बहुत ज़्यादा दक्ष होते हैं। कौन कौन सा, कंडरा, बंसोड़, पान बरेजा, धनवार, कमार, बैगा, कोरवा, मांझी, दोरला, अबुझ, माड़िया और मुड़िया। ये कलाकार जो है बांस शिल्प में बहुत ज़्यादा दक्ष होते हैं।